तो सबसे पहले जब हम सबवर्जन की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं सबवर्जन है क्या। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारा ये जो कोर्स है ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम के ऊपर है। मतलब हम लोग जो हमारा डेटा होता है या तो फिर सोर्स कोड होता है या तो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर की जो हिस्ट्री है उसको ट्रैक करते हैं। तो दोस्तों हम पहले समझ लेते हैं कि वो ट्रैक एग्जैक्टली क्या करता है हिस्ट्री में। तो कभी भी हम कोई कोड लिखते हैं ना तो हम उसके संग 3 क्वेश्चंस है जो अटैच करते हैं जिसको सबवर्जन सेव करता है। यहाँ पे वो 3 क्वेश्चंस है हु, व्हाट एंड व्हेन। ओके दोस्तों, तो आपने जो कोड लिखा है वो किसने लिखा है, क्या लिखा है और कब लिखा है, मतलब कौन से टाइम पे, डेट पे लिखा है। तो दोस्तों आप इस तरीके से ये तीनों चीज़ के साथ अपने जो कोड है या तो फिर आपका जो कोड आपने लिखा हुआ है उसको वो ट्रैक करेगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई कंपनी में काम करने गए, आपने लॉगिन पेज के अंदर कोड लिखा, तो जब आप उसको सेव करोगे या तो फिर आप उसको कमिट करोगे तो ये क्या करेगा सबवर्जन, आपने जो भी कोड लिखा है उसको टैग कर देगा कि ये वाला कोड इस तारीख को इस बंदे ने ये लिखा था। ओके दोस्तों, मतलब आपने जितनी भी लाइंस लिखी होगी ना वो सबको वो एक तरीके से टैग कर देगा। तो दोस्तों सबवर्जन का बहुत अच्छा यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। आप जो भी कोड लिख रहे हो उसको वो टैग कर रहे हैं। अगर आपको फ्यूचर में कभी जानना हो कि मैंने जैसे कि 17 डेट को क्या लिखा था कोड में, या तो फिर आपको ऐसा कुछ जानना है कि मैं जब इस टाइम इतने टाइम पहले मैंने कोड मेरा कैसा दिखता था, तो आप कभी भी अपने कोड को चेंज कर सकते हो। अगर आपको एरर ढूंढनी हो तो फिर भी आप यहाँ से आसानी से ढूंढ पाओगे। तो दोस्तों इस तरीके से सबवर्जन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सबवर्जन एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो अपाचे ने लिखा था। अपाचे एक कंपनी है जो ज़्यादातर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाती है। यहाँ पे दोस्तों जो सबवर्जन है वो फ्री सॉफ्टवेयर है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, आपको उसके लिए पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये एक प्रोडक्शन रेडी एनवायरनमेंट आपको देता है। मतलब आप सबवर्जन को ऐसी जगह पे यूज़ करते हुए देखोगे जहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर रियल कंपनी में रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मतलब आप ये जो सबवर्जन सीख के डायरेक्टली कोई कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे आप इसके बेस पे जॉब भी ले सकते हो। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो काम होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है या तो फिर हम लोग कोडिंग को ट्रैक कर रहे हैं, वो काम किसका होना चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर का होना चाहिए, राइट। तो फिर हम लोग ये सबवर्जन या तो फिर हम एक डेवऑप्स एक्सपर्ट अलग भी क्यों रखते हैं कंपनियाँ। तो दोस्तों पहली चीज़ तो जो डेवऑप्स है वो आप देख सकते हो खुद ही एक बड़ी फील्ड है। उसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है, जब आप एक कंपनी में हैं, आपकी एक कंपनी मैनेज कर रहे हो, आपके पास एक प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके नीचे टोटल 10-20 लोग हैं, वो लोग कोड कर रहे हैं या तो डेवलपर्स हैं कोडिंग कर रहे हैं, साथ में 1-2-3 लोग हैं जो आपके टेस्टर हैं और वो टेस्ट कर रहे हैं आपकी लैंग्वेज को या तो फिर आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसको। और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे कि डिबगर जो रिलीज़ करते हैं, वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो दोस्तों क्या होता है, आपकी टीम बहुत बड़ी होगी, राइट। अगर आप ऐसा अज्यूम कर रहे हो कि जितने भी लोग हैं मेरे पास 20 to 25 या तो 100, आप ऐसा अज्यूम कर रहे हो कि सब लोग अपने आप ही कोड को मैनेज करेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। पहला रीज़न ये है कि सबका वर्क करने का तरीका अलग होता है, सबकी सोचने की स्टाइल भी अलग होती है, सबकी राइटिंग स्टाइल भी अलग होती है। तो दोस्तों जब एक संग बहुत सारे लोग काम करते हैं ना तो क्या होता है, जैसे कि एक बंदे ने कुछ लिखा सेम चीज़ या तो सेम टाइम पे दूसरे बंदे ने भी कुछ लिखा है और जब हम उसको मर्ज करते हैं तो हमारा कोई एरर आ जाती है उसके अंदर। या तो कभी कभी क्या होता है कि एक टाइम पे कोई बंदे ने कुछ लिखा, उसके बाद दूसरे बंदे ने उसके अंदर कुछ चेंजेस करे, राइट। तो हमारे पास 2 जने हैं, पर्सन ए पर्सन बी। पर्सन ए ने पहले बहुत अच्छे से कोड लिखा है, सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है, पर जब पर्सन बी ने देखा उसको लगा कि इसके कोड में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो पर्सन बी ने पर्सन ए का छोटा मोटा कोड चेंज करा। फिर जब वो चीज़ हम लोग जब पर्सन सी के पास गई तो उसने थोड़ा बहुत चेंज किया। अब दोस्तों क्या होगा, जब ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन की बारी है, यानी उनको ऐसा लगता है कि अब इस कोड को रिलीज़ करना चाहिए, उसके ऊपर टेस्टिंग हुई, पता चला कि जो पर्सन ए का कोड था वो परफेक्ट था, मतलब उनको अब प्रीवियस कोड चाहिए जो सबसे पहले था, राइट। अब क्या हुआ है दोस्तों, वो जो कोड है वो आप देख सकते हो कितने लोगों के बीच में से पास होकर निकला है और कितने लोगों ने उसके अंदर चेंजेस करे, राइट। तो ऐसे टाइम पे हमारा जो कोड होता है, हमें प्रीवियस वाला कोड चाहिए जो पर्सन ए ने या पर्सन बी ने लिखा था, वो हम कैसे पता लगा सकेंगे। तो दोस्तों जब एक बड़ी कंपनी होती है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, आपको खुद को पता नहीं होता कि जो एक लाइन का कोड है वो आपने लिखा, उसके बाद कितने लोगों ने उसमें चेंजेस करे और वो बदल के कितने लोगों के हाथ में से बदलते हुए गया है, राइट। तो दोस्तों अगर आप ऐसे सब चीज़ों को सेव करोगे, जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल पर्सन ए का कोड आपने कॉपी करके कहीं और रख दिया, पर्सन बी का भी रख दिया,
तो आपका सेम कोड के बहुत सारे वर्जन्स आपके पास कॉपीज मिल जाएंगी, राइट। पर फिर भी आप उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाओगे, और सब लोग अगर अलग अलग काम कर रहे होंगे तो ये करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। इस रीज़न से ज़्यादातर कंपनियां क्या करती है, सॉफ्टवेयर का जो ये होता है सब वर्जन मैनेजमेंट, इसके लिए एक स्पेसिफिक बंदे को रखा जाता है जिसका मेन काम खाली इतना ही होता है कि जितने भी यहाँ पे सोर्स कोड है वो ठीक से अपलोड हो। आपके जो डेवऑप्स एक्सपर्ट होते हैं आज के टाइम पे, जो ये पोजीशन है, उनका मेन गोल यही होता है कि जो हमारी कंपनी चल रही है जिसमें जितने सारे डेवलपर्स, टेस्टर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और भी बहुत सारे लोग इंक्लूडेड हैं, ये सब के बीच में जो टास्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है वो क्रिएट ना हो। दूसरा, ये जो टास्क है उसके जो टाइम लग रहा है वो भी कम हो जाए। तो दोस्तों, सब वर्जन एक बहुत अच्छा टूल है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है कि किस तरीके से वो वर्क करता है और वो क्या क्या ट्रैक करता है। तो दोस्तों, अब हम उसके बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो जो सब वर्जन है ये अपाचे ने बनाया था, पर ये जो था दोस्तों, ये एक सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर की तरह नहीं था, ये एक मेथड थी या तो टेक्निक थी जो अपाचे ने बनाई थी, जिसका इस्तेमाल करके आप अपना सोर्स कोड मैनेज कर सकते हो। पर दोस्तों, अब क्या होता है कि जब अपाचे का जो ये टेक्निक थी, इसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। हम लोगों को जो यूज़ करना है उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों, SVN या तो फिर सब वर्जन, इसके लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो CLI में है, जिसको हम बोलते हैं Win32 SVN। उसके अलावा हमारे पास एक दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है Tortoise SVN। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जो सेम सब वर्जन की जो टेक्निक है उसका यूज़ करेंगे। मतलब ये जो हु, वाई एंड व्हाट, व्हेन को हम ट्रैक कर रहे थे उसको ट्रैक करेंगे और उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके दोस्तों, तो हम देख लेते हैं कि ये जो सब वर्जन का सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों, हमें पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम SVN के प्रैक्टिकल देख पाए या तो फिर हम उसको परफॉर्म कर पाए। तो आप लोग अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको मोस्ट कॉमन टेक्निक्स में ऐसा देखने मिलेगा कि ज़्यादातर लोग SVN को कमांड लाइन या तो फिर बैश से यूज़ करते हैं या तो फिर वो यूज़ करते हैं Tortoise SVN का। तो इन दोनों में से अभी के टाइम पे अगर आपको सीखना हो तो सब वर्जन के लिए Tortoise SVN सीखना ज़्यादा अच्छा है। उसके पीछे दोस्तों रीज़न ये है कि अभी के टाइम पे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उसके अंदर गिटहब और ऐसी बहुत सारी डिफरेंट वर्जन कंट्रोल्स आ चुके हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल फीचर्स हैं, और उसके अंदर सिर्फ आप सोर्स कोड मैनेजमेंट नहीं, आप उसके अलावा भी बहुत कुछ कर पाओगे। तो फिर आप नोटिस करोगे कि सब वर्जन यूज़ होता है पर इतना भी ज़्यादा डिमांड में नहीं है। पर अगर आपको सीखना ही है, आपको डिटेल में जाना है उसके बारे में, तो आप उसके क्लाइंट या तो फिर CLI मोड भी सीख सकते हो, दूसरे भी क्लाइंट्स आप देख सकते हो। हम लोग अभी के लिए देख लेते हैं कि जो Tortoise SVN है, मतलब उसका एक ऐसा स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो GUI के थ्रू चलता है, उसके थ्रू हम SVN यानी सब वर्जन को किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो अभी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो SVN का Tortoise SVN हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट एज में आपको इंटरनेट पे यहाँ पे सर्च करना है सीधा Tortoise SVN डाउनलोड। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है Tortoise SVN डाउनलोड और फिर मैंने सीधा एंटर कर दिया। तो आपको मिल जाएगी tortoisesvn.net करके वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास पहली आई है, अगर आपके में एडवर्टाइज होगी तो ये सेकंड नंबर पे होगी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इसके डाउनलोड पेज पे चले जाना है। यहाँ से आपको 64 बिट का जो Tortoise SVN है उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो ये थोड़ी देर में यहाँ पे डाउनलोड चालू हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कीप करने के बाद मुझे यहाँ से इसको ओपन कर देना है। यहाँ पे ये मुझसे परमिशन मांग रहा है रन करने के लिए। मैंने Tortoise SVN की जो प्रोजेक्ट है इसको मैंने रन कर दिया है। ओके दोस्तों, जैसे आप उसको रन करोगे आपके सामने ऐसी वेलकम स्क्रीन आ जाएगी। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में जैसे हम इंस्टॉल करते हैं नॉर्मल सॉफ्टवेयर को, वैसे हम नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। पर दोस्तों, अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको क्लाइंट या तो CLI टूल्स चाहिए तो आपको जब आप इंस्टॉल कर रहे होगे तब आपके पास थर्ड ऑप्शन कुछ ऐसा आएगा Tortoise SVN, और इसके अंदर के कौन से टूल्स आपको सेटअप करने हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है कमांड लाइन टूल्स के ऊपर। अगर आपको कमांड लाइन टूल्स चाहिए तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा विल बी इंस्टॉल्ड ऑन लोकल हार्ड डिस्क, या तो एंटायर फीचर विल बी इंस्टॉल्ड। तो दोस्तों, मुझे सब कुछ इंस्टॉल करना है इसलिए मैं एंटायर फीचर कर देता हूँ। तो अब इसके सारे के सारे फीचर्स इंस्टॉल हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 2 डिफरेंट डिक्शनरीज भी है। अगर आपको यूज़ करनी है ये चीज़ तो आप रख सकते हो।
आइकन सेट भी अगर आपको रखना है तो ठीक है, मैं इंस्टॉल कर ही लेता हूँ आइकन सेट भी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूरा के पूरा सब कुछ सिलेक्ट कर लिया टॉर्टोइज एसवीएन में। यहाँ से आप लोकेशन सेट कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट और यहाँ पे मैंने दे दिया है इंस्टॉल। तो दोस्तों जैसे ही आप इंस्टॉल दोगे तो वो आपसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, अगर आपकी लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन करना बाकी होगा तो मैं यहाँ पे इसका यूज़र नेम पासवर्ड डाल देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, अभी ये कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन और ये फिनिश। तो दोस्तों आपका एसवीएन इंस्टॉल हो गया। आप यहाँ से जो आपका टॉर्टोइज एसवीएन आप यहाँ पे जैसे आप देखोगे स्टार्ट मेन्यू में तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, पर अगर आपको एसवीएन को यूज़ करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन कर लेना है और आप अपने जो फोल्डर में आप देखना चाहते हो उस फोल्डर में जाके आप इजीली राइट क्लिक पे देख पाओगे। तो दोस्तों मुझे ज़्यादातर मेरा जो कोड है मुझे रखना है यहाँ पे कोड करके फोल्डर में, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे मुझे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ऑप्शन है टॉर्टोइज एसवीएन का और एसवीएन चेकआउट का। अगर आपका टॉर्टोइज एसवीएन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया होगा तो आपके में भी ये दोनों ऑप्शंस आ जाएंगे। ओके दोस्तों, अब मेरे यहाँ पे मैंने एसवीएन और टॉर्टोइज एसवीएन इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं यहाँ से टर्मिनल के थ्रू ये वाला टूल एक्सेस कर पाऊँगा। तो दोस्तों अगर मुझे एसवीएन के अंदर कुछ भी काम कर रहा है तो मुझे सबसे पहले बनानी पड़ेगी रिपोजिटरी। ओके दोस्तों, तो रिपोजिटरी बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, रिपोजिटरी। ओके दोस्तों, ये मेरी एक फोल्डर बना लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी एसवीएन के अंदर की चीज़ें हो वो सब इसके अंदर रखी जाए। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर लेता हूँ, टॉर्टोइज एसवीएन में जाके मैं कर देता हूँ क्रिएट रिपोजिटरी हियर। ओके दोस्तों, आप देख सकते हो जैसे ही मैंने क्रिएट रिपोजिटरी हियर करा, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स आ चुकी हैं। एक readme.txt फाइल भी है, इसके बारे में वो बता रहा है आपको डिटेल में कि किस तरीके से इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ये रिपोजिटरी फाइल के थ्रू हमें इसका कोड को अंदर चेंजेस करने हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ माय प्रोग्राम्स। ओके दोस्तों, तो अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरी रिपोजिटरी है इसके अंदर ये हमारा मेन पीसी जगह हो गई जहाँ पे हम लोग हमारा सोर्स कोड रखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे उसका क्या बोलते हैं एक डुप्लीकेट कॉपी रखेंगे। तो दोस्तों इसमें कैसा होता है, जो टॉर्टोइज एसवीएन है वो ज़्यादातर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे चलता है। अगर आप 5 लोग हो तो 5 लोग सबके सब किससे कनेक्टेड रहेंगे, इस माई रिपोजिटरी से, और जितने भी लोग होंगे सबका एक पर्सनल लोकल कॉपी होगा ताकि वो लोग उसके अंदर एडिटिंग कर पाए। तो दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आप 5 अलग अलग कंप्यूटर पे बैठा के किसी बंदे से कोडिंग करवाना चाहते हो तो आपके जो रिपोजिटरी फाइल है इसको आप रख सकते हो एक मेन सर्वर के ऊपर। अगर आप इसको सर्वर पे रख दोगे तो सब लोग एक्सेस कर पाएंगे, कोई भी चेंजेस करने होंगे तो वो इसके अंदर चेंजेस भी कर पाएंगे, पर वो डायरेक्टली अपलोड नहीं कर पाएंगे। उनको पहले क्या करना पड़ेगा, उनके लोकल कंप्यूटर पे जो ऐसा फोल्डर बना हुआ है इसके अंदर वो चेंजेस रखने पड़ेंगे, और जब उनका काम कंप्लीट हो जाएगा तभी वो उसके अंदर चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ एसवीएन चेकआउट। जैसे ही मैं एसवीएन चेकआउट सिलेक्ट करूँगा ये मुझे यहाँ पे ऑप्शन देगा URL ऑफ रिपोजिटरी एंड चेकआउट डायरेक्टरी। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे रिपोजिटरी का URL देना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी रिपोजिटरी है इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो दोस्तों ये मेरी रिपोजिटरी है जिसके अंदर मेरा क्या बोलते हैं सोर्स कोड रखा है, या तो फिर ये हमारा मेन रिपोजिटरी है जहाँ पे मुझे काम करना है। उसका नाम मैंने यहाँ पे चेकआउट डायरेक्टरी में रख दिया है और उसके बाद मैंने कर दिया है ओके। ओके दोस्तों, यहाँ पे उसने एरर दी है कि नॉट अ वैलिड URL। तो दोस्तों यहाँ से मैं वैलिड URL ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आपको इसको URL में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे न्यू टैब में यहाँ पे ओपन कर सकते हो इस फोल्डर को। जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे ये इसको URL में कन्वर्ट कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये URL फॉर्मेट में आ गया मेरे पास डेटा। इसको मैंने कॉपी कर लिया है और मैं चले जाता हूँ मेरे चेकआउट में। यहाँ पे मैं URL के अंदर उसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके। ओके दोस्तों, जैसे मैं ओके करूँगा तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा चेकआउट फिनिश और यहाँ पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको चले जाना है आपके उस फोल्डर में जहाँ पे आपने अभी इसको बैकअप लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक भी फाइल नहीं दिख रही होगी, पर यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, SVN कमिट और SVN अपडेट।
तो दोस्तों आप इसके अंदर जो भी चेंजेस है वो करके आप यहाँ पे से कमिट और अपडेट कर पाओगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ। तो न्यू फाइल, इसको मैंने नाम दे दिया है index.html। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक index.html सिंपल फाइल बना दी है। अगर आपको कोई कोडिंग करनी है तो आप यहाँ पे कोड कर सकते हो। कोडिंग करने के बाद आपको खाली क्या करना है, आपको ये जो फाइल है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे tortoise svn में चले जाना है और आपको करना है svn ऐड, या तो फिर tortoise svn में जाके ऐड कर देना है। तो दोस्तों आप इसको जैसे ही ऐड करोगे इसका मतलब अब ये फाइल अपलोड के लिए रेडी है। अब आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और कर देना है svn कमिट। तो दोस्तों आप जैसे ही सब चीज़ों को ऐड करके कमिट करोगे तो आपको यहाँ पे बता देगा कि कौन सी चीज़ों को वो ऐड कर रहा है। यहाँ पे आपको लिखना है मैसेज, मतलब आपको अपनी जो रिपोजिटरी है उसके बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स फाइल क्रिएटेड। ओके दोस्तों, और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है ओके पर। जैसे ही मैं करूँगा तो एट रिवीजन 1 और ये सब कमिटिंग हो चुका है और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ओके। तो दोस्तों अब ये जो मेरा index.html वाला कोड है ये मेरे रिपोजिटरी के अंदर पहुँच चुका है, मतलब इसको इसने स्टोर करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे अगर tortoise svn के थ्रू ओपन करता हूँ यहाँ पे रिपोजिटरी ब्राउज़र, तो आप देख सकते हो मेरे पास एक index.html फाइल है। इसके मतलब ये वाली फाइल सेव हो चुकी है मेरी। अब दोस्तों इसके अंदर मैं और भी चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे कि अब मैं इसके अंदर कुछ कोड डाल देता हूँ अभी के लिए। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ पे index.html के अंदर डालने के लिए थोड़ा कोड ले लेता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे पहले से ही बहुत सारे कोड बने हुए पड़े हैं, तो मैं उसमें से ही कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़े कोड्स पड़े हैं, इसमें से मैं कोई भी एक कोड ले लेता हूँ। तो अभी के लिए मैं ले लेता हूँ कीबोर्ड इवेंट्स, जो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा एक सिंपल फॉर्म बना हुआ है। इसको मैंने अभी के लिए कर लिया है कॉपी। कॉपी करने के बाद दोस्तों मैंने इसको मेरी यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और इसका नाम बदल के मैंने कर दिया है index.html। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब फर्स्ट नेम लास्ट नेम और कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा ऐड हो चुका है। अब दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से वही चीज़, मुझे इस पर राइट क्लिक करना है। मुझे इसको tortoise svn में जाके यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दोस्तों आप देख सकते हो इसके अंदर चेंजेस हैं वो ऑटोमेटिकली दिख रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे डिफ करता हूँ तो दोस्तों ये एक तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट करके ओपन कर देगा, पहले इसके अंदर कैसा दिख रहा था कोड और अब कैसा दिख रहा है। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, ये जो मेरे चेंजेस है इसको मैं कर देता हूँ svn अपडेट। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कमांड अपडेट कंप्लीटेड एट रिवीजन 1 ओके। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर जो चेंजेस है उसको मुझे करना है कमिट। तो मैंने ये फाइल सिलेक्ट कर ली है, सिंपल फॉर्म क्रिएटेड। तो दोस्तों एकदम सिंपल फॉर्म क्रिएटेड करके मैंने ओके कर दिया है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एट रिवीजन 2 हमने कमिट करा है, वो चेंजेस यहाँ पे हो चुके हैं और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके। तो दोस्तों अब यहाँ पे मेरे पास HTML फाइल के 2 अलग अलग वर्जन अवेलेबल है। मैं tortoise svn में जाके डिफ कर सकता हूँ या तो फिर मैं रिपोजिटरी ब्राउजर में जा सकता हूँ और आपको यहाँ पे index.html दिख जाएगी। आप इसके लॉग भी देख सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ पे शो लॉग करूँगा आपको इसके 2 वर्जन दिखेंगे। पहला वर्जन है यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको इंडेक्स फाइल क्रिएटेड, इसके अंदर index.html ऐसी दिखती थी। उसके बाद ये जो दूसरा है इसके अंदर मैंने मॉडिफाइड किया है, आप उस पर डबल क्लिक करोगे तो आपको ये भी बता देगा कि मॉडिफिकेशंस क्या की हैं। अब दोस्तों मैं इसके अंदर वापस से कुछ चेंजेस कर देता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े, उसमें से ही मैं कोई एक अच्छा सा प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रोग्राम भी ओपन कर दिया है। अब मैं अभी के लिए ले लेता हूँ program 1.html। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो क्लिक हियर वाला कोड है, बहुत सिंपल है। उसके अलावा एक कैनवास वाला कोड मेरे पास पड़ा है, मैं ये कैनवास वाले कोड को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर दिया है। कॉपी करने के बाद इसी को मैंने यहाँ पे कर दिया है पेस्ट और इसको मैंने नाम दे दिया है इंडेक्स। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अब मैं जब भी ये इंडेक्स को ओपन करूँगा तो मेरे पास ये कैनवास का कोड आ जाएगा। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, इस चेंजेस को अपडेट कर देना है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, svn कमिट क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल पहले से ही एडेड है क्योंकि मैंने उसको ऐड कर रखी है। मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ, नाउ इट इज अ कैनवास। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कमेंट भी लिख दिया है और मैंने ओके कर दिया है। अब आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे एक रिवीजन 3 करके बन चुका है। अब index.html पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं चले जाता हूँ tortoise svn में और यहाँ पे चले जाता हूँ रिपोजिटरी ब्राउजर में। तो दोस्तों रिपोजिटरी ब्राउजर के अंदर आप अपनी रिपोजिटरी के बारे में सारी चीज़ें देख सकते हो। ये जो मेरी index.html फाइल है इस पर मैंने राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे करता हूँ शो लॉग।
दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई है। मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ पर मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लस है, इसके अंदर मैंने कोई चेंजेस नहीं करे। उसके बाद हमने सिंपल फॉर्म क्रिएटेड, जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा या तो शो डिफ करूँगा, शो चेंजेस एज अनडिफ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो पहले ये कैसी दिख रही थी, अब कैसी दिख रही है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन देखूंगा, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ शो चेंजेस एज अनडिफ, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो वर्जन 2 में कैसी दिख रही थी और अभी कैसी दिख रही है। उसके अंदर आपको चेंजेस देखने मिलेंगे, जैसे कि इसके अंदर इतना पार्ट सेम है, मतलब ये रिवीजन 2 में भी था, रिवीजन 3 में भी है। ये वाला पार्ट है जो आपको थोड़ा बहुत रेड में दिख रहा है और यहाँ पे माइनस साइन लगी हुई है, ये पार्ट हमारे वर्जन 2 में था और वर्जन 3 में नहीं है। और ये जो प्लस वाला पार्ट है वो हमारे नवे वाला जो वर्जन है उसमें ऐड किया है हमने और पुराने वर्जन में नहीं था। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसके अंदर चेंजेस कैसे आपको दिख रहे हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है, मैंने एक सिंपल फाइल बनाई थी, उसके अंदर चेंजेस थे वो हमने देख लिए हैं। अब दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे जाने के बाद आप कर सकते हो रिपोजिटरी ब्राउज़र, आपको यहाँ पे यही सब चीज़ें दिख जाएंगी। आप इसके अंदर फाइल्स भी ऐड कर सकते हो, फोल्डर्स भी ऐड कर सकते हो। मैं आपको एक फोल्डर भी ऐड करके दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से मैं ये इमेज वाला फोल्डर है जिसमें मेरे पास 2 इमेजेस हैं, इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज भी मेरी जो रिपोजिटरी है उसके अंदर ऐड हो जाए, तो मुझे खाली क्या करना है, मुझे इस इमेज पे राइट क्लिक करना है और मुझे यहाँ पे क्लिक कर लेना है टॉर्टोइज एसवीएन पे ऐड। तो दोस्तों मैं यहाँ से इसको ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से ऐड करूँगा तो ये मेरी इमेज वाला जो फोल्डर है इसके अंदर की दोनों चीज़ें वो भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसको मैंने ऐड कर लिया है, पर सिर्फ ऐड करने से दोस्तों ये ऑटोमेटिकली कमिट नहीं हो जाएगा। अब दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से टॉर्टोइज एसवीएन में जाके अगर रिपोजिटरी ब्राउज़र देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंडेक्स की फाइल ही दिखेगी। मुझे ऐड करने के बाद मुझे करना पड़ेगा उसको कमिट। दोस्तों मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके सीधा करा है एसवीएन कमिट। यहाँ पे मुझे उसके बारे में लिख देना है, तो मैं लिख देता हूँ इमेजेस आर एडिड। ओके दोस्तों, उसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ ओके। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे एक रिवीजन 4 बन जाएगा, मतलब ये मेरी चौथी बार है जो मैंने इसके अंदर चेंजेस करा है और इसके अंदर मैंने इतनी चीज़ें डाल दी हैं। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इमेजेस के ऊपर यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक आ चुका है। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ टॉर्टोइज एसवीएन में रिपोजिटरी ब्राउज़र पे, तो आपको यहाँ पे इमेज वाला फोल्डर भी दिखेगा, आप ये इमेज को भी यहाँ से ओपन करके देख पाओगे। तो दोस्तों दोनों इमेजेस आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ओपन करके चेक कर ली है और यहाँ पे मेरा जो भी सोर्स कोड है वो आपको यहाँ से इजीली दिख रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसके अंदर कोड को रख सकते हो, उसके अंदर के हम रिविजन्स चेक कर सकते हैं और भी बहुत सारी सेटिंग्स है दोस्तों जो हम टॉर्टोइज एसवीएन में जाके यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे रिवर्ट करना है, मतलब जो मैंने इमेजेस ऐड करा था उससे पहले का, तो मुझे खाली यहाँ पे रिवर्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे से सिलेक्ट कर लेना है जो भी चेंजेस मुझे करना है। पर दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि मैंने सब कुछ सेव कर दिया, चेकआउट कर दिया, उसके बाद मैं इसको रिवर्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने कोई फाइल ऐड करी होती, जैसे मैंने ये फॉर्म इवेंट्स को यहाँ पे से ऐड करा हुआ है जिसको मैंने ऐड नहीं करा है, तो दोस्तों मैं यहाँ से इसको ऐड कर सकता हूँ टॉर्टोइज एसवीएन में ऐड। अब दोस्तों मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, टॉर्टोइज एसवीएन से रिवर्ट करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो HTML फाइल है मेरी form.html, इसको वो यहाँ से रिवर्ट कर देगा। तो दोस्तों ये ऐड में से जा चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास वापस से ऐड का ऑप्शन है, वरना अगर मैं इसको एक बार ऐड कर देता हूँ उसके बाद वो ऑप्शन नहीं आता। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि मुझे इसको ऐड नहीं करना है, तो यहाँ से आप उसको रिवर्ट कर सकते हो या तो फिर यहाँ से आप इसको अंडू ऐड भी कर सकते हो। पर अगर आपने इसके अलावा कोई ऑपरेशन करोगे तो आपके पास वो अंडू के अलावा कोई दूसरा ही ऑप्शन आ जाएगा, उस टाइम पे आप उसको रिवर्ट कर सकते हो। तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों को एक संग करना है तो फिर भी आप रिवर्ट कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से आप ये जो सब वर्जन हमारे पास टूल है इसका आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा भी आपको अगर सब वर्जन यूज़ करना है तो आप VS कोड इंस्टॉल करके उसके अंदर जो SVN का एक एक्सटेंशन आता है वो इंस्टॉल कर सकते हो और वहाँ से भी आप ये सारी की सारी सेम चीज़ें कर पाओगे। ओके दोस्तों, तो हमने ये देख लिया है कि हम सब वर्जन के संग कैसे वर्क कर सकते हैं टॉर्टोइज एसवीएन के संग। हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमने ये जो टॉपिक था इसमें क्या क्या सीखा था और अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या सीखने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो जब हमने ये टॉपिक की शुरुआत की थी तब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि सोर्स कोड और वर्जन कंट्रोल ये दोनों चीज़ों के क्या मतलब है, उसके अंदर कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है। फिर हमने ये भी देखा था कि
टूल है सबवर्जन, वो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वर्जन कंट्रोल करने के लिए और जो हमारा सोर्स कोड है उसको ट्रैक करने के लिए। उसके बाद दोस्तों हमने ये देखा था कि जो सबवर्जन टूल है इसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जा सकता है, इसके कौन से क्लाइंट्स हैं। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों हमने उसके अंदर एक रिपोजिटरी कैसे बनाई जा सकती है, एक फोल्डर को हम रिपोजिटरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या तो इनिशियलाइज कर सकते हैं, वो हमने देखा था। उसके बाद उसके अंदर हमने कुछ फाइल्स बनाई थी, फाइल्स को हमने रिपोजिटरी के अंदर ट्रैक करने के लिए चेंजेस में ऐड किया था। ऐड करने के बाद हमने उसको कमिट करी थी। ओके दोस्तों, कमिट करने का मतलब होता है यहाँ पे फाइल को सेव करना है, उसको या तो वर्जन दे देना। अगर आप कोई भी फाइल को कमिट करते हो और उसके आगे नेम देते हो कि जैसे कि फाइल्स हैव दिस चेंजेस, तो अगर आप उस तरीके से कोई भी कमिट मैसेज लिख के उसको सेव करोगे तो आप फ्यूचर में जब भी देखोगे तो आपको डेट, कमिट मैसेज और आपका वो वाला कोड ऐसे बता देगा, इस तरीके से कि आप उसको सिलेक्ट करके ओपन कर पाओगे। तो दोस्तों इसकी मदद से हम किस तरीके से फ्यूचर के अंदर हमारा कोड कोई स्पेसिफिक कमिट पे कैसा दिखता था वो हम देख सकेंगे, और इसका प्रैक्टिकल हमने दोस्तों ये वाले मॉड्यूल में देखा था। दोस्तों इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है उसके अंदर हम इससे थोड़ा ही एडवांस एक और टूल है जो सेम काम करता है सोर्स कोड वर्जन कंट्रोल का, पर उसके अंदर थोड़े फीचर्स एक्स्ट्रा हैं, हम उसको देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये टूल का नाम है गिट, और जैसे कि आप जानते हो गिट एक ओपन सोर्स है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसके फीचर्स भी थोड़े ज़्यादा हैं, वो वाला टूल हम देखने वाले हैं।